हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज हम करने वाले हैं DSSB PRT 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं 42/21 और 47/21 में। तो उनका 16 मार्च 2022 की शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। 4:30 से 6:30 की शिफ्ट है, 16 मार्च का पेपर है। आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले हम DSSB PRT के 10 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने 100 क्वेश्चन पार्ट बी के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से हम टोटल 1000 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। इसी के साथ ही हमने जीके के क्वेश्चन, एक वीडियो में बहुत सारे पेपर के मैंने एक साथ जीके के क्वेश्चंस लाए थे। 2 वीडियोस हैं जीके के क्वेश्चन की, जिसमें हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, साथ ही इंग्लिश के और साथ ही हिंदी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने डिस्कस करे थे। और एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जो DSSB PRT की मैथ्स है। सिर्फ DSSB PRT की मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन है। मैंने 6 से 7 पेपर जो है उसमें पर्टिकुलरली मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करवाया हुआ है, डिस्कस नहीं करा था, वो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया हुआ है। तो वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। साथ ही अगर आप लोगों को डेली क्विज करनी है तो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है विजडम एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप उसे डेली क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पार्ट 1 की रोज 8:30 बजे क्विज होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेकोनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, ये भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ है और ये जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान उत्सर्जित होता है। देखो ये मेकोनियम क्या है, मीन्स की ये ना हमारी बुक में 506 में है। जब उसको हम डिटेल में करेंगे ना तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, दोनों ही ठीक है। ये भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ भी होता है और ये जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान विसर्जित होता है। मीन्स ये एक तरीके का ना लिक्विड होता है जो जब बच्चे का बर्थ होता है ना उसके बाद थोड़े टाइम के लिए आता है, उसको मेकोनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज डिकेलेज का वर्णन करता है। ठीक है, तो देखो ये संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है पियाजे की। ठीक है, तो पियाजे वाली चीज़ हमारे यहाँ पे दिमाग में आनी चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट सुनते ही। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार के संरक्षण के बारे में अधिगम को दूसरे प्रकार में स्थानांतरित करने में असमर्थता के लिए पियाजे का एक शब्द है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। पियाजे ने ना क्षैतिज डिक्लेरेज का बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 तरीके के इसने दिए हुए हैं। तो ये उसने बोला कि जब एक चीज़ हम सीख लेते हैं ना और दूसरे में हमको प्रॉब्लम आती है तो ये क्षैतिज डिकेलेज कहलाता है। और सेकंड क्या है, एक बच्चे को अलग अलग आयु में विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यों में महारत हासिल करने का कारण बनता है। हाँ, ये क्या है कि मतलब एक बच्चे को अलग अलग आयु में हम विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यों में महारत हासिल करने का कारण बनता है। कि जैसे हम एक चीज़ को सीख रहे हैं, वो उसके दूसरे काम नहीं आ रही ना, दूसरे काम में, तो हम क्या करेगा, मतलब बच्चा क्या करेगा कि वो दूसरे काम को और अच्छे से करने को सीखेगा, क्योंकि पहली वाली चीज़ तो उसके वहाँ पे काम नहीं आ रही, तो वो एक दूसरी चीज़ को नए ढंग से सीखेगा, फिर सेम तीसरी चीज़ को भी और अच्छे ढंग से अलग ढंग से सीखने की ट्राई करेगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग कार्यों में महारत हासिल करता है। तो इसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ द सेंसी मोटर स्केल करेक्टली मैच। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की होती है, प्याजे ने दी है, तो ये आपको सारा यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ सिंबल्स विच बिगिंस इन 6th सब्सटेंस 18 to 12 मंथ। ठीक है, देखो आपको भी पता है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं आती, बल्कि सेंसरिटी मोटर स्टेज में खत्म होते होते तक वो आ जाती है। तो पहला तो गलत है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता। सेकेंड है, कैटेगराइजेशन डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप्स ड्यूरिंग 6th सब्सटेंस 18 to 24 मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैटेगराइजेशन से मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, पहले तो वो किसी की भी गोदी में चला जाएगा जब छोटा होगा तो उसको कोई मतलब नहीं है, बट धीरे धीरे 1 साल के बाद क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करने लगता है। जैसे अगर मम्मी के पास रहेगा या कोई फेमिलियर फेस रहेगा तो वो आराम से उसके पास चला जाएगा, बट एकदम से कोई अननोन चेहरा आ जाएगा या फिर जिससे उसने पहले कभी देखा नहीं है तो वो उसको देख के डर जाएगा। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग है उसकी, रिप्रेजेंटेशनल जो वो थिंक मतलब हमको दिखा सकता है। भूख लगी है तो रोना, वो तो खैर हर बच्चा स्टार्टिंग से ही रोता है, बट कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें बच्चा खुद अपने अकॉर्डिंग उनको डेवलप करता है अपना 6 सब्सटेंस। तो ये स्टेज कैटेगराइजेशन ठीक है। और ये हमारी 502 बुक का फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हुई हैं। ठीक है, तो मैं साथ साथ ये भी बताती चल रही हूँ कि ये NIOS की किस बुक में है, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लोग हम इतना पढ़ चुके हैं। 501 502 हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्रोस मोटर स्किल्स एट वट एज
कैन अ चाइल्ड मेक अ रनिंग जंप ऑफ 28 to 36 इंचेस। तो 5 साल की उम्र में, ठीक है, 2 साल तक का बच्चा रनिंग के लिए है, लेकिन जंपिंग इंचेस में नहीं कर पाता। एक जगह पे खड़े होकर बच्चा तो जंप कर सकता है, बट एक जगह से दूसरी जगह में तो 5 साल का बच्चा कर सकता है 28 to 36 इंचेस। बाकी अभी 506 में डिटेल में चाइल्ड डेवलपमेंट में आने वाला है, 506 में, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अनियनीय नियमन के संदर्भ में स्टिल फेस पैराडिगम क्या है? ठीक है, स्टिल फेस पैराडिगम क्या है, पढ़ते हैं। ये 2 से 9 महीने के शिशुओं में अनियनीय नियमन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक शोध पद्धति है, और ये एक सामान्य आमने सामने की अनोन क्रिया का अनुसरण करता है। तो ये दोनों ही ठीक है। देखो, स्टिल फेस पैराडिगम में क्या होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दूसरों से देखो घुलने मिलने का भी उनमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ना उनके पास विचार है ना उनके पास भाषा है, ठीक है, दोनों ही चीज उनके पास नहीं है। तो अन्योन का मतलब ये है कि वो दूसरों के साथ मिलते जुलते कैसे हैं, मतलब एक रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। देखो, वो बच्चे तो करेंगे नहीं, बट हम लोग करेंगे। बट वो जो बच्चे छोटे हैं, 2 से 9 महीने के बच्चे हैं, हम उनके साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे दूध पिलाना, खिलाना, डराना, है ना। जैसे हम हर बच्चे के सामने कैसे करते हैं कि मतलब मान लो एक छोटा बच्चा है और हम क्या करेंगे, हु, तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा। या फिर हम ऐसे बच्चे को बोलेंगे कि हु करो, तो हु करने के बाद हमारा डरना कंपलसरी है। हम बच्चे को रिएक्शन देके दिखा रहे हैं कि भाई देखो तुमने हु करा तो हम डर गए, ठीक है, बच्चों के लिए ये करना जरूरी है। तो ये क्या होता है, ये अनियोनी नियमन होते हैं। मीन्स जरूरी नहीं कि हर कोई ये करे, बट उनके साथ घुलने मिलने का तरीके होते हैं, घुलने मिलने के तरीके, बात करने के तरीके, ये सारी चीजें होती है। क्योंकि हम उन बच्चों से तो पूछ नहीं सकते आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहीं। तो उनके साथ घुलना मिलना, बातें करना, ये सब उनके जो ये अनोन नियमन में आता है, और इसको हम स्टिल फेस पैराडिगमन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है which memory is the ability to distinguish a familiar visual sights from an unfamiliar ones when both shows at the same time। ठीक है, मतलब हमको कौन सी, एक तो मेमोरी के टाइप पढ़ने हैं, इसमें ध्यान रखना, मेमोरी एक टॉपिक है ना, मेमोरी वो करने हैं, उसके सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, कौन कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जब हम एक फैमिलियर विजुअल साइट से अनफैमिलियर के पास जाते हैं, एक साइड पे दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सी मेमोरी होती है, तो ये होती है विजुअल रिकॉग्निशन मेमोरी। कि ऐसा नहीं लगता, मीन्स कि मान लो, मतलब हमने कोई एक भी एकदम से, इसका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन पहले मैं वो समझाती हूँ। ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमने कोई चीज़ पहले कभी देखी हुई है, फैमिलियर कभी ना कभी हमने कोई चीज़ देखी होगी, और हम एकदम से अनफैमिलियर चीज़ पे जाते हैं, या फिर एकदम से हमारे दिमाग में नहीं आता कि यार ये चीज़ मैंने कहीं देखी हुई है, यार हम पहले कभी मिले हुए हैं। मान लो किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो आप उससे लाइफ में नहीं मिले, बट आपको कभी कभी लगता है यार मैंने इसको कहीं पहले देखा है, या तो हो सकता है आप मिले हो, कहीं देखा हो, तो आपको ऐसा लगता है नहीं यार इसे तो कहीं देखा है, इससे तो मैं कहीं मिली हूँ। या फिर कुछ ऐसे एकदम से नहीं आ जाता कि जैसे इसका फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा यार ये मैंने पढ़ा है कहीं, ये मैंने सुना है कहीं, ऐसे करके करने लगते हो ना। तो ये कौन सी मेमोरी होती है, ये होती है हमारी विजुअल रिकॉग्निशन मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्परामेंटल पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, टेम्परामेंटल पैटर्न्स में आपको बता दूं पहले क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इसमें ना बच्चों के प्रकार बांटे हुए हैं, बच्चों के प्रकार कि मतलब बच्चे किस किस प्रकार के हमें हैंडल करना होता है, क्योंकि हमने पढ़ना ही बच्चों के बारे में है, पढ़ाना ही बच्चों को है, तो हमने टेम्परामेंटल पैटर्न जो है बच्चों के देखने हैं। तो पहला तो इसमें आता है इजी चिल्ड्रन। इजी चिल्ड्रन क्या होते हैं, वो जो बहुत अच्छे इन द सेंस कि उनका ज़्यादा हमको इमोशनली ज़्यादा उनको किसी की नीड नहीं होती, खुश खुश रहते हैं, सिचुएशन के साथ कॉप अप कर लेते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, मीन्स उनको डील करना बहुत आसान होता है। एक होता है डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन। डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन मीन्स जो एक दूसरे को क्लास में मारते रहते हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जो अटेंशन ठीक से नहीं दे पाते, या फिर कभी किसी भी बात पे बहुत जल्दी रोने लगते हैं, या किसी भी बात पे बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन, ठीक है। अब इससे हमसे इसने पूछा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है इजी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद इरिटेबल टेम्परामेंट, इरेगुलर बायोलॉजिकल राइदम एंड इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो डिफिकल्ट चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड वन इज डिफिकल्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद अ जर्नली हैप्पी टेम्परामेंट, रेगुलर बायोलॉजिकल रिदम्स एंड रेडीनेस टू एक्सेप्ट न्यू एक्सपीरियंसेस। तो ये इजी चिल्ड्रन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अब इन्होंने वही दिया हुआ है। तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। इजी चिल्ड्रन का सेकेंड होना चाहिए, डिफिकल्ट का फर्स्ट होना चाहिए, तो दोनों ही नॉट करेक्टली मैच है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड मैच ही नहीं है ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स सेंस ऑफ सेल्फ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आई सेल्फ, व्हाट अ पर्सन ऑब्जेक्टिवली नो अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। सेकेंड वन इज
मी सेल्फ द सब्जेक्टिव एंटिटी दैट सीक्स टू नो अबाउट इटसेल्फ। तो दोनों ही गलत हैं क्योंकि ये उल्टा बता रहे हैं एक दूसरे के बारे में। एक ये ना अभी हम पढ़ेंगे, एक तो होता है जैसे आई सेल्फ और बोलेंगे मी सेल्फ सेम ही है, बट हिंदी में ना अलग है। हिंदी में क्या, इंग्लिश में भी अलग है। अहम मतलब अहम केंद्र करके है एक, और एक है अहम केंद्र, मतलब सेम ही है ये बोलने में। बट आई सेल्फ क्या होता है कि हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ठीक है। और मी सेल्फ क्या होता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है या नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए अपोजिट इसमें दिया हुआ है, तो ये अपोजिट होना चाहिए, तो ये नहीं है। नेदर वन और नॉर सेकंड दोनों ही करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन स्मॉल फॉर डेट के शिशुओं के संदर्भ में सही है। देखो स्मॉल फॉर डेट क्या होता है। स्मॉल फॉर डेट का मतलब होता है कि मान लो कि जैसे 9th मंथ में बच्चे पैदा होता है, 9th मंथ में बच्चे का बॉर्न होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो 7 महीने में पैदा हो जाते हैं या 8 महीनों में पैदा हो जाते हैं, है ना। तो इनको बोला जाता है स्मॉल फॉर डेट बच्चे, मतलब स्मॉल फॉर डेट शिशु जो टाइम से पहले हो गए। या फिर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि इनका वेट कम हो, ठीक है, वेट कम हो और बच्चों के कंपैरिजन में, या किसी भी तरीके से इनमें कुछ विकलांगता पाई जाए या समथिंग, तो उनको बोला जाता है स्मॉल फॉर डेट शिशु। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसके लिए कौन सा सही है। तो वे शिशु जिनका जन्म भार समान गर्भकालीन आयु के सभी शिशुओं के 90% से कम होता है, ठीक है। 90% से भी कम, मान लो एक बच्चा 3 किलो का है, तो 3 किलो का 90% कितना हुआ, 2.7। तो 2.7 से भी अगर बच्चा कम होगा तो वह स्मॉल फॉर डेट की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ठीक है। सेकेंड वन इज, उनका छोटा आकार आमतौर पर अपर्याप्त प्रसवपूर्व पोषण का परिणाम होता है। कि मीन्स की समझ रहे हो आप, पहले बच्चा हो जाना समथिंग। तो ये तो फर्स्ट और दोनों ही पॉइंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इन्फेंट डेवलपमेंट। इन्फेंट डेवलपमेंट मीन्स जब नया नया बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी जो है। एंड विद रेफरेंस टू टाइप ऑफ एंजाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बच्चों के अकॉर्डिंग इसमें आपने उसमें अब इन बच्चे के अंदर एंजाइटी देखनी है, पैदा हुए बच्चे के अंदर। स्ट्रेंज एंजाइटी इज द वेरीनेस ऑफ स्ट्रेंज पीपल एंड प्लेस शोन बाय सम इन्फेंट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर। ऑब्वियसली तो आपको पता है, अगर बच्चा किसी के साथ नोन नहीं है, वो बच्चा अननोन है, कोई आ रहा है एकदम से, तो बच्चा डर जाएगा। तो ये स्ट्रेंज एंजाइटी है, सो इट इज ट्रू। Second is separation anxiety is the distress shown by an infant when a familiar caregiver leaves. एकदम से बच्चा छोड़ के कोई जाने लगता है तो सेपरेशन एंजाइटी की, नहीं मुझे मेरी मम्मी के पास ही रहना है, मुझे मत लो। एकदम से मतलब वो अपनी मम्मी के पास है, पापा के पास है, कंफर्टेबल है, बट अब कोई और फैमिली मेम्बर लेता है तो नहीं, उसको डर रहता है कि नहीं मुझे मम्मी को नहीं छोड़ना, मम्मी के पास रहना है, कहाँ जा रहा है, इतना बच्चा सोच नहीं पाएगा। बट यस, ये होता है। तो स्ट्रेंज एंजाइटी एंड सेपरेशन एंजाइटी इज द पार्ट ऑफ इन्फेनेंट डेवलपमेंट, सो इट इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। Next one is, dash is a type of learning in which familiarity with a stimulus reduce slows or stops a response। ये एक चीज़ क्या है, मतलब हमें बताना है, इसका टाइप है एक लर्निंग का, जिसमें क्या होता है, अगर स्टिमुलस भी घट जाएगा, स्लो भी हो जाएगा, और स्टॉप पर रिस्पॉन्स के बाद भी हमारी लर्निंग होती रहेगी। तो ये होता है हैबिटुएशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इनमेंटिफिकेशन नहीं है, ये हैबिटुएशन है। हैबिटुएशन इन द सेंस, जैसे आपको बोला नहीं जाता, आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक कर लो, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट मीन्स कि उसके बाद आपको उनको नहीं सोचना कि मुझे इससे अच्छा मिलेगा या मेरे साथ अच्छा होगा बुरा होगा, नहीं, आपकी एक हैबिट बन जाएगी तो आप उस काम को करोगे। तो ये है कि जब आपके स्टिमुलस जो है रिड्यूस हो जाए, स्लो हो जाए, स्टिल हमारी वो लर्निंग चलती रहेगी, ठीक है। In which type of attachment an infant become anxious before the primary caregiver leaves and become very upset when he or she goes out and both she can resist contact on his or her return। मीन्स कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, इस अटैचमेंट का नाम क्या है। देखो यहाँ से हमको एक टॉपिक मिल गया कि हमें अटैचमेंट भी पढ़नी है, एक तो हमें मेमोरी के टाइप पढ़ने हैं और एक सेकंड हमें अटैचमेंट के टाइप पढ़ने हैं। तो अटैचमेंट का वो कौन सा टाइप है कि जब जो बच्चे का प्राइमरी केयर गिवर है, मीन्स कि मम्मी या पापा, उसको छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या उसको लगता है कि वो बाहर चले जाएंगे और कब उससे मिलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, ठीक है। एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, जो जब तक वो चीज़ बाहर, जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ रहेगी। और एविडेंट अटैचमेंट क्या होती है, जब तक वो चीज़ सामने है तब तक उससे अटैचमेंट, फिर वो चली गई तो भाड़ में गई, नो मैटर कहाँ है कहाँ नहीं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको भी डिटेल में टॉपिक को पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाते, ठीक है। बस यहाँ से एक चीज़ है कि हमको अटैचमेंट के जो टॉपिक है वो करना है, ठीक है। साथ ही मेमोरी के यहाँ से मतलब आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये प्रिपेयर करने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इन्फेंट मोरलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोरलिटी रेट क्या होती है, प्रपोर्शन ऑफ बेबीज बोर्न अलाइव हु डाई विद इन द फर्स्ट ईयर,
टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन दैट ड्यूरिंग 1 ईयर। देखो इन्फेंट जो बच्चा नया नया पैदा होता है तो सेकंड वाला तो आप कैसे भी कनेक्ट नहीं कर सकते सीनियर सिटीजन की डेथ का, है ना। तो फर्स्ट आएगा ऑब्वियसली, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में कितना वो मर रहे हैं उस पर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजेटी एंड अप्रोच, व्हाट इज कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होती है, इसकी थर्ड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल, आपको पता होगी 2 to 7, सॉरी प्री ऑपरेशनल की मैंने बात कर दी, यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल बोली है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल कितनी होती है सबको पता है, फर्स्ट है 0 to 2, सेकेंड 2 to 7, फिर है 7 to 11। तो 11 हमारी कंक्रीट स्टेज होती है। तो इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेट एंड कॉग्निटिव अप्रोच, तो ये ठीक है। ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग बट नॉट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यस, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो उसकी फोर्थ फॉर्मल वाली स्टेज में आती है। थर्ड में कंक्रीट इसका नाम है तो ऑब्वियसली कंक्रीट चीज़ों से सीखते हैं इसमें। तो ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, हाँ लॉजिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप हो जाती है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। डैश परिवारों को छोटे बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए सेवाएं प्रबंधन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक तो हमें अब हस्तक्षेप पढ़ने हैं। देखो ये अब हस्तक्षेप का पॉइंट मैंने साइकोलॉजी में आज तक तो नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों को पता है ये पॉइंट कहाँ है, कहाँ मिल सकते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताओ। और फर्स्ट है इसका आंसर प्रारंभिक हस्तक्षेप। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है, परिवारों को छोटे बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड व्हाट इज ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी मीन्स एक्सट्रीम ओवरवेट इन रिलेशन टू एज, सेक्स, हाइट एंड बॉडी मास इंडेक्स। सेकेंड वन इज इट इज डिफाइंड इन चाइल्डहुड एज हैविंग अ बॉडी मास इंडेक्स एट और अबव द 95th percentile ऑफ ग्रोथ कर्व्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज एंड सेक्स। तो ओबेसिटी क्या होता है वैसे तो मोटापा, तो ओबेसिटी होता है मोटापा। तो मोटापा क्या है, एक्सट्रीम ओवरवेट, तो फर्स्ट भी ठीक है। इट इज़ डिफाइंड क्या है कि अगर किसी के पास 95% से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स है तो ऑब्वियसली अपने सेम एज और सेक्स से, तो यस तो वो भी क्या है ओबेसिटी है। तो मोटापा तो दोनों ही जो है इस कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल डेवलपमेंट में दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है। तो ये समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति अस्तित्व में होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये संवेदी गद्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंसेप्ट ऑफ अटैचमेंट व्हाट इज स्ट्रेंज सिचुएशन। स्ट्रेंज सिचुएशन क्या होती है, लर्निंग टेक्निक, लेबोरेटरी टेक्निक, पॉलिटिकल टेक्निक और डांस टेक्निक। तो ये होती है लेबोरेटरी टेक्निक। यहाँ से हमें थर्ड भी मिला कि हमें टेक्निक्स भी याद रखनी है, अटैचमेंट की कुछ टेक्निक्स होती होंगी या समथिंग जो भी हमें वो भी याद रखना है। मेमोरी, अटैचमेंट और टेक्निक, ये टॉपिक हमें करने हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। जन्म के समय कम भार, बच्चा जब पैदा हुआ है और उसका वेट कम है तो क्या क्या हो सकते हैं रीजन, खराब पोषण, अपर्याप्त परिपूर्ण देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना, बिल्कुल, और स्ट्रेस तो कुछ ज़्यादा ही होता है। सेकेंड है अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार, नहीं अच्छा परिवार और ये सब तो मैटर ही नहीं करना, ये तो अच्छी बात है अगर ऐसी चीज़ है तो सेकेंड तो नहीं होगा। गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि बच्चा ना या होना या 4 से अधिक बच्चे होना, तो ये भी है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही। डैश इज द टेंडेंसी ऑफ ईच ऑफ द ब्रेन्स हेमिस्फेयर टू हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो ये लेटरलाइजेशन है, ठीक है। लेटरलाइजेशन क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन्स का हेमिस्फेयर है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और दोनों ब्रेन के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे सेरेब्रम और सेरुबलम आपने पढ़ा होगा, तो इनके क्या होते हैं, ये इनके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं ब्रेन्स के हेमिस्फेयर के, तो हम इसको लेटरलाइजेशन बोलते हैं। ये टेंडेंसी होती है ब्रेन के हेमिस्फेयर की, ठीक है। नेक्स्ट है अ टीचर आस्क ऑल द स्टूडेंट टू कम विद सम फ्लावर्स इंक्लूडिंग हिबिस्कस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दिस टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ रियल ऑब्जेक्ट तो मंगा रही है टीचर, उसको फ्लावर के बारे में पढ़ाना है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ाने, फ्लावर मंगा रही है, वेरी नाइस, तो रियल है, ठीक है। फर्स्ट तो ठीक है। प्रिपेयर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नहीं टीचिंग लर्निंग मटेरियल थोड़ी प्रिपेयर करा, सीधे सीधे फ्लावर्स मंगा रही है, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा ओनली। मोनोग्रेड शिक्षण की डैश के अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही हैं। मोनोग्रेड टीचिंग क्या होती है, अनुभव साझा करना सीमित होता है, सहयोग और अनुन क्रिया भी होती है, और प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा होती है, ठीक है। कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, मल्टी ग्रेड टीचिंग ये नहीं होती मोनोग्रेड शिक्षण में, है ना, हमने पढ़ा है ना मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी ग्रेड टीचिंग, तो बी नहीं होगा, बाकी तीनों ठीक है, तो यानी कि बी सही विशेषता नहीं है, बाकी सारी हैं।
Dash is the outcome of a series of laboratory design experiment by B.F. Skinner with rats and pigeons. तो इसने ऑपरेटिंग कंडीशन दी, ऑब्वियसली क्लासिकल कंडीशन जो है पावलोव ने दी है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग स्किनर ने दी है. आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजियस. दोनों ही ठीक है. हमारा जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल अनुच्छेद 15 वो किसी के भी साथ रंग, जाति, भेद, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने को बैन करता है. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसोसिएशन फाउंडिंग ईयर इज करेक्ट. तो बंगाल ब्रिटिश एंड इंडियन सोसाइटी 1890, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा 1830. तो दोनों ही गलत हैं एक्चुअली, नेदर वन नॉर सेकंड, दोनों ही गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है. बट मैं अभी यहाँ पे इनके ईयर नहीं बता सकती क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली मैं आपको सर्च करके इसको पक्का बताऊंगी कि ये दोनों कब कब फाउंड हुए हैं. ठीक है. हु स्टेटेड इंक्लूजन एज अ कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू इज इन नाउ रिकॉग्नाइज एज कॉम्प्लेक्स विद मल्टीपल मीनिंग्स. जो इंक्लूजन है वो पहले एज अ कॉन्सेप्ट था और अब एक वैल्यू है जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल मीनिंग्स के साथ पहचानी जा रही है. तो ये किसने बोला है? ये नॉर्विच ने बोला है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. एसएमसी को 501 जब हम कर रहे थे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे. फर्स्ट है मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल. यस करता है. प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान. बिल्कुल एसएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान करने में. अमेंड एनी डिसीजन मेड बाय द एजुकेशन डायरेक्टरेट. तो नहीं, ये नहीं होगा. उनका कोई डिसीजन पे इसका कंट्रोल नहीं है एसएमसी का. तो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इसके सिर्फ ठीक होंगे. ठीक है. जेंडर विकास के संदर्भ में जनदम स्कीमा क्या है, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी बना पड़ा है पहले से ही. सिद्धांत सेंड्रा बेम द्वारा प्रस्तावित किया गया है. यस, ये जो है सेंड्रा बेम ने सिद्धांत दिया था. ठीक है. इस सिद्धांत में बच्चे स्वयं के मानसिक रूप से संगठित नेटवर्क को विकसित करके अपनी लैंगिक भूमिकाओं में स्वयं को सामाजिक बना लेते हैं. कि लाइक लड़कियां घर के काम के लिए हैं, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के रोबोट से खेलेंगे, लड़के गुड़िया से खेलेंगे, लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी, लड़के मैथ्स पढ़ेंगे, समथिंग ऐसे धारणाएं खुद ही बना लेते हैं. तो ये जेंडर स्कीमा होता है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ऑप्शन ठीक है. स्वायत्तता के संदर्भ में स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह क्या है. ये मनोसामाजिक विकास में एरिक्सन की पहली अवस्था है. नहीं है ना, पहली अवस्था तो नहीं है. स्वायत्तता के संदर्भ में शेम और फेम, डाउट, इसमें बच्चे स्वयं प्रतिज्ञा और दूसरों द्वारा नियंत्रण के बीच संतुलन हासिल करते हैं. हाँ, शर्म और संदेह वाली स्टेज में ही करते हैं. तो केवल सेकंड इसका आंसर ठीक है. आ ग्राम पंचायत डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वार्ड मेंबर, पंचायत प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी. तीनों ही होते हैं बट ब्लॉक ऑफिसर नहीं होता. ब्लॉक ऑफिसर तो जो ब्लॉक जिला पंचायत होती है ना उसके अंदर होता है. ठीक है. ग्राम पंचायत में नहीं होता. वो जिला की हमारी होती है ना क्लस्टर कलेक्टर वाली, वो उसमें होता है ब्लॉक ऑफिसर. ब्लॉक का जो हमारी एक पंचायत बनती है उसमें. नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ए स्टूडेंट लीडर फॉर योर क्लास. यू एज अ टीचर में थिंक दैट इट इज़ बेटर टू हैव अ बॉय एज क्लास लीडर एंड सिलेक्ट अ बॉय रदर देन अ गर्ल. तो ये तो गलत बात है ना. किसने कहा है कि बॉय ही सही होते हैं? नहीं, गर्ल लड़कियां तो ज़्यादा बेटर लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनमें ज़्यादा मैनेजमेंट क्वालिटी होती है. दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. तो इसमें कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. तो ये डायरेक्ट है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, ओनली सेकंड यानी कि डी. क्योंकि डायरेक्ट ही वो सोच रहा है कि भाई लड़के की बजाय लड़की है. उसने कोई भी टेस्ट नहीं लिया या कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट एक थिंकिंग बना ली अपना स्कीमा. तो इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट है लर्निंग थ्रो डिस्कवरी इंक्वायरी मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस नहीं होता? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम अननोन टू नोन. ठीक है. नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल फॉर सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स. हाँ, ये तो हमें करना होता है. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग भी होती है. बट जो हमारा डिस्कवरी है किसके ऊपर नहीं बेस होता? अननोन टू नोन. ठीक है. हम नोन टू अननोन जाते हैं. डिस्कवरी मेथड में हम नोन टू अननोन जाते हैं, ना कि अननोन टू नोन. तो फर्स्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ इम्प्लांटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन. आई स्कूल बेस्ड सपोर्ट टीम should develop strategies for the whole school to meet the needs of learners with special educational needs. बिल्कुल ठीक है. पूरे स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए और ये चीज़ें करनी भी चाहिए. नेक्स्ट है ब्रिंगिंग स्पेशल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम रिक्वायर्स एडजस्टमेंट दैट स्कूल नीड टू मेक इन एडवांस. यस, ऑलरेडी स्कूल को वो सारी चीज़ें करके रखनी चाहिए कि स्पेशल बच्चे के आने पर हमें एकदम से कोई प्रॉब्लम ना हो. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्केड्यूल्ड कास्ट एंड द स्कूल ट्राइबल्स एक्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट ऑफ इंडिया. SC और ST के लिए क्या ठीक नहीं है? किसके बारे में?
क्या करेक्ट नहीं है? इट वॉज पास्ड इन 1990, तो ये गलत है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हो चुका था. इट वॉज फ्रेम्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित्स एंड अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलिटेशन दलित्स एंड ट्राइबल गुरुज फेस इन एन एवरीडे सेंस. इट रिकॉग्नाइज क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन. तो सेकेंड और थर्ड दोनों ही ठीक है, फर्स्ट गलत है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जाम्पलर ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज करेक्ट? डेवलपमेंट ऑफ आउटलुक, विजिट टू एक्वेरियम, सोशल डेवलपमेंट, मॉर्निंग असेंबली, सिविक डेवलपमेंट, रनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्टोर इन स्कूल. तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है. इंडियन डेवलपमेंट के लिए हम इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ जा सकते हैं. ठीक है ये बिल्कुल. नेक्स्ट है विच लर्निंग अप्रोच कीप्स द लर्नर अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन? सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच. तो सब्जेक्ट सेंटर में तो रोट मेमोराइजेशन होगा ना, रट्टाफिकेशन, कि हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आगे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो गलत है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच यानी कि योग्यता आधारित अप्रोच. जिस योग्यता बच्चे की, जिसकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना, उसके अकॉर्डिंग उसको होमवर्क देना. तो इसमें रोट मेमोराइजेशन होने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं. ठीक है, उसको इससे दूर रखेगा. तो ओनली सेकेंड. नेक्स्ट है हु वाज लर्निंग डिसेबल्ड एंड बिकम द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द 20th सेंचुरी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन. ऑब्वियसली आपको पता है स्टार्टिंग में कितना लर्निंग डिसेबल्ड थे कि इनके स्कूल के टीचर ने इन्हें कर दिया था कि भाई हम नहीं पढ़ा सकते, इसको ले जाओ, बहुत ज़्यादा डम्ब है ये. और बाद में फिर इतना ग्रेटेस्ट माइंड निकला है 20th सेंचुरी का, अल्बर्ट आइंस्टाइन. तो इसका एग्जाम्पल. नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जर्नल डिस्क्रिमिनेशन व्हाट इज मेटेरियलिस्टिक थ्योरी? मेटेरियलिस्टिक थ्योरी क्या होती है? देखो कि वुमेन एंड मेन को इनइक्वालिटी में डिफाइन करना. बाकी अब अगर सारे अदर ऑप्शन के साथ भी जाओगे ना तो भी आप ऑप्शन फोर्थ ही चूज करोगे, क्योंकि फर्स्ट कंप्यूटर साइंस कह रहा है, इवोल्यूशन, सेकंड इवोल्यूटरी बायोलॉजी कह रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री कह रहा है. तो नहीं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जब हम क्रॉस कल्चर डाटा यूज करते हैं वुमेन और मेन के लिए, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ पुराना डाटा उठाते हैं, लड़के ऐसे करते हैं, लड़की ऐसे करती है, तो ये होता है मेटलिस्टिक थ्योरी. ठीक है. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का कारण है? अधिगम विकलांगता अक्सर परिवार में चलती है, होता है. जन्म के बाद दुर्घटना हो सकती है, गर्भावस्था और जन्म के दौरान समस्याएं. तो तीनों ही इसका ठीक है, तीनों के साथ ही हो सकता है ये. हु वाज द लास्ट किंग ऑफ नेपाल बिफोर द डेमोक्रेसी अराइव? किंग ज्ञानेंद्र. ठीक है. कितना बड़ा तहलका मचा था, खैर वो डिस्कस नहीं करते. लास्ट किंग कौन था नेपाल का? किंग ज्ञानेंद्र. ठीक है. विद विच अदर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज मैथमेटिक्स इज रिलेटेड? मैथमेटिक्स किससे रिलेटेड है? क्या है अदर मैथमेटिक्स की ब्रांचेज? लिटरेचर, ज्योग्राफी और साइंस. तीनों ही हैं, तीनों से ही रिलेटेड है. ठीक है. सारे इंटरलेटेड सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच भी हमने पढ़ी हुई है, तो तीनों ही इसकी अदर नॉलेज की ब्रांचेज है. लिटरेचर, ज्योग्राफी और साइंस, तीनों से ही हम मैथ्स सीख सकते हैं और मैथ्स उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट है कबीर, दादू एंड रैदास पोट्स आर रिलेटेड टू विच लिटरेचर? पोएट्स आर रिलेटेड टू विच लिटरेचर? तो ये सूफी लिटरेचर से रिलेटेड थे कबीर, दादू और रैदास. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ लर्नर असेसमेंट इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के लिए हम प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन, तीनों ही ठीक है, तीनों का ही यूज कर सकते हैं. द फ्रेज डू द नीडफुल इज पार्ट ऑफ विच वेराइटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? तो फ्रेज जो है डू द नीडफुल सिंगापुरियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश. तो ये है इंडियन इंग्लिश. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज ग्रामर? इन हिंदी द वर्ब इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हिंदी में, इन हिंदी मैंने काम किया, हाँ 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 ठीक है. मैं जा रही हूँ, हाँ हाँ. हिंदी में तो जो वर्ब है हमारी एंड में आती है सेंटेंस में. यस बिल्कुल इट इज़ करेक्ट है ना. ठीक है ना. मैंने खीर खाई, तो खाई वर्ब जो है लास्ट में आ रही है, तो यस फर्स्ट सेंटेंस ठीक है. इन इंग्लिश द वर्ब इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. यस इंग्लिश में जो है मिडल में आती है. लाइक आई एम डूइंग माई वर्क, बीच में आई ना. आई हैड ईटन द खीर, ईटन आया बीच में, तो इन इंग्लिश द वर्ब आती है बीच में. बिल्कुल फॉर्मूला भी होता है ना हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ तो वर्ब जो है बीच में आती है. दोनों ही ठीक है. ठीक है. सुनना और बनाना बच्चों को अधिक रचनात्मक प्रक्रिया में क्यों शामिल करता है? क्योंकि बच्चे को निर्णय लेने को मिलते हैं. सही बात है. सोचने और टिप्पणी करने के लिए भी समय अधिक होता है. तो दोनों ही ठीक है. नेक्स्ट है गणित में क्या आकलन किया जाना चाहिए? गणित की और रुझान, गणित तर्क शक्ति, गणित वार्तालाप. एक्चुअली आकलन के कुछ गणित में तरीके दिए गए हैं, जब हम 505 करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई केयर मॉडल इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT? ठीक है. आई केयर मॉडल एक असूरे मॉडल था
जब मैंने आपको आईसीटी वाला चैप्टर कराया है, 502 का सेकंड लास्ट चैप्टर है, तो आई केयर मॉडल और असूरे मॉडल, तो मैंने बताया भी था आप इनको याद कैसे रख सकते हो। तो देखो मैंने पूछा भी था कि आपको 3 चीज़ें दे देंगे, एक गायब कर देंगे, और इसमें तो देखो 5 की ही मीनिंग पूछ ली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, उसको प्लीज़ देख लो। 502 का चैप्टर 16 है, 17 है, ठीक है, 17, 18, 19, सॉरी 17 तो चैप्टर ही नहीं है, सॉरी, ये है फोर्थ ब्लॉक का 13, 14, 15, 16, तो ये 13 चैप्टर है, ठीक है। प्लीज़ एक बार इसको देख लेना। तो आई केयर मॉडल और असूरे मॉडल हमने पढ़ा था। तो आई से था इंट्रोडक्शन, सी से कनेक्ट, ए से एक्टिविटी, आर से रिफ्लेक्ट और ई से एक्सटेंड, तो ये था, उसको हमने डिस्क्राइब भी करा था। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी के अधिगम में कैसे मदद कर सकता है। वो जो कहना चाह रहे हैं उसके अर्थ पर प्रतिक्रिया दें। वेरी नाइस। जैसे बच्चा बोलना चाह रहा है, बच्चा बोलने में हिचक रहा है, बोल नहीं पा रहा, तो उसको आंसर कर दें उसका, या उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दें, तो ये चीज़ ठीक है। उन्हें ये दिखाकर प्रोत्साहित करें कि वह जो कह रहे हैं वो आपके सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है, या मीन्स कि जो आप बोल रहे हो वो बोलो, आप इसमें मत जोड़ दो कि आप इंग्लिश सही बोल रहे हो या गलत, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो, आप बोल रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोल के ही आएगी, हमारे लिए तो इंग्लिश एक हवा है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षार्थियों के व्यवहार और गतिविधियों को देखना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षक को शिक्षार्थियों जब वे अधिगम में लगे हों मदद करने के लिए हमेशा अवसरों की तलाश करनी चाहिए। यस, दोनों ही ठीक है, आप भी बहुत आराम से कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार रूपांतरण उपागम की उपयुक्तता है। पुनर्बलन के बिना अभ्यास अधिगम को नहीं बढ़ाता है, और ये भी ठीक है, अभ्यास अधिगम को नहीं बढ़ाएगा अगर आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे तब तक, और अवांछित व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा प्रभावी नहीं होती है। हाँ, उसके लिए हमें स्टिमुलस लाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, बट ये दोनों ही ठीक है, दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोनोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। द साउंड लाइक क, ग, क, ख, ग, घ, झ आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। यस, ये इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ये ओनली हमारी हिंदी में है। क, ख, ग, घ, ढ, ढ, चा, छा, जा, भारा, खड़ी जो बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। द साउंड्स लाइक द, ढ, ब आर अवेलेबल इन इंग्लिश। यस। ए फॉर एप्पल, ब बॉल, सी फॉर क कैच, ये साउंड है हमारे इंग्लिश में। तो द साउंड लाइक इज आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश, तो पहला सेंटेंस ठीक है। द साउंड लाइक द, ढ, ब आर अवेलेबल इन इंग्लिश, तो नहीं, ये गलत है, ये साउंड अवेलेबल नहीं है। जो मैं अभी बोल रही थी ना वो अवेलेबल है, जैसे कि अ, ब, क, ड, डी फॉर डॉग हम पढ़ते हैं, बट उसका साउंड क्या है, ड। ई की साउंड क्या होती है, ई की साउंड ए, ई की साउंड होती है, ई नहीं होती, ई की साउंड होती है ए, ठीक है, ये होता है। एलिफेंट, एग, तो ए साउंड होती है ई की, तो ये जो साउंड है ये भी अवेलेबल नहीं है इंग्लिश में, तो ओनली वन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपिंग लैंग्वेज इज करेक्टली मैच विद एज रिलेटेड टू इट, ठीक है, ये सारी स्पीच है। ये जब हमने 502 का फर्स्ट चैप्टर ही करा था, उसमें स्पेशली तीनों स्पीच बताई थी वाइगोत्स्की ने, कब कब स्पीच दी और कितनी कितनी एज बताई है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। तो स्पेशल स्पीच क्या होती है, बिफोर 3 और 4 ईयर्स। सोशल स्पीच, इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेज जो है करेक्टली मैच है। इनर स्पीच 3 to 7 ईयर्स गलत है, 7 साल के बाद की होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच अबव 7 ईयर्स बिल्कुल गलत है, ये तो सबसे पहले की स्टेज होती है, 3 से तक वाली। और सोशल स्पीच क्या होती है, बिफोर 3 और 4 ईयर्स, ये ठीक है। इनर स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच आपस में उल्टी दे रखी है, तो ओनली फर्स्ट ठीक है। डैश इज स्टिमुलस कन्वर्सेशन अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर एंड साउंड, तो ऑब्वियसली ये कम्युनिकेटिव टूल है, पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट के थ्रू हम बात कर पा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे, तो ये क्या है, कम्युनिकेटिव टूल है। व्हाट्सएप भी तो हमारा एक कम्युनिकेटिव टूल ही है ना। सो ये अकॉर्डिंग टू वीमर, देखो वीमर जब मैंने कराया था बोला था कितना इंपॉर्टेंट है ये वीमर, पढ़ लो, NIUS कर लो। अकॉर्डिंग टू वीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस नीड टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग। द फंक्शन ऑफ कंटेंट, द रोल ऑफ द टीचर एंड द प्रोसेस एंड द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। 4 चीज़ें बताई थी, 3 तो यहीं दे दी, तो तीनों ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन क्लियर इम्प्लीकेशन ऑफ डैश कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एज होम इज द इनहेबिटेंट्स ऑफ स्कूल कंस्टिट्यूट अ फैमिली, ठीक है। तो ये मारिया मोंटेसरी की देन है कि स्कूल जो है घर की तरह ही होना चाहिए, घर की तरह कंस्टिट्यूट, एक फैमिली की तरह स्कूल को बनाओ, तो ये मारिया मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट है स्कूल का, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द प्याजेज फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑब्वियसली सेंसरी मोटर स्टेज, आपको पता होगा।
डैश हेल्प्स इन डिस्कवरिंग दैट विच हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स स्पीच। तो कौन सा हमारी ब्रेन का हेमिस्फेयर होता है जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है? तो होता है डायोटिक लिसनिंग टेस्ट। ठीक है, डायोटिक लिसनिंग टेस्ट होता है जो हेल्प कर सकता है डिस्कवरिंग में करने में कि हेमिस्फेयर जो है हमारे ब्रेन की स्पीच को कंट्रोल करता है। ब्रेन का हेमिस्फेयर हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इट्स बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन इज नॉट करेक्ट। एप्लीकेशन क्या होता है? मेक्स प्रिडिक्शन एंड वेरीफाई देम। ठीक है। स्किल यूजेस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, एग्जैक्टली ये स्किल है। कॉम्प्रहेंशन क्या है? रिप्रेजेंट है गिवन डाटा डायग्रामेटिकली, तो इट इज ऑल्सो स्किल, नॉट इज कॉम्प्रहेंशन, ये तो स्किल है। ठीक है। नॉलेज क्या है? रिकोगनाइज फैक्ट, रिलेशन, डेफिनेशन एंड फॉर्मुलेज, या ये भी ठीक है, बट कॉम्प्रहेंशन में जो हमें इसका दिया हुआ है वो स्किल है, कॉम्प्रहेंशन नहीं है। तो डी, सी इसका आंसर होगा, सी। अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? व्यक्तिगत अधिगम, समूह कार्य रणनीति, नहीं। अकेले पढ़ रहे हैं तो समूह कार्य कैसे हो सकता है? गलत है। समूह अधिगम और शिक्षण, व्यक्तिगत अधिगम में क्रियाकलाप दोनों ही उल्टे दिए हुए हैं, तो दोनों ही सही नहीं है, ना ही सेकेंड फर्स्ट ना ही सेकेंड। ठीक है। योग सिद्धांत के अनुसार इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारे छिपे हुए गुणों को प्रकट करना और हमारे निष्क्रिय संख्याओं को जागृत करना, दोनों ही ठीक है। योगा वाला चैप्टर जरूर करना है, योगा को छोड़ के मत जाना, हल्के में ले लेते ना योगा मेडिटेशन। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार 3 क्वेश्चन जो है योगा के है। तो प्लीज अटैचमेंट, मेमोरी और टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज योगा। Yoga practice provides speech, strength, stamina and flexibility. This given statement represent which of the following? क्या दिखाता है? Obviously physical development through yoga practice है ना, emotional, spiritual, mental बाद में, पहले physical development होगा। Stamina, flexibility, speed, तो ये क्या है? Physical development. Which of the following pair is correctly matched in the context of India musical? श्रुति, श्रुति क्या है? ऑडिबल साउंड होता है, और सप्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 स्वर, उनको सप्तक बोला जाता है। हाँ ये तो पता है, तो ये ठीक है, दोनों ही ठीक है। The onset and progression of a puberty is influenced by a number of factors. Which of following is not the factor? Cheerful life events, नहीं। न्यूट्रिशन एंड डाइट, यस। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, ये भी फर्क पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिकल इलनेस, यस, ये भी हमारी पुबर्टी से इन्फ्लुएंस होती है। बट द चीयरफुल लाइफ इवेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो अच्छी बात है, स्ट्रेस कम होगा, बढ़िया अच्छी चीज़ है, बट ये फैक्टर नहीं है जो इफेक्ट करता है। वट डेवलपर्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स थ्रो टीम गेम्स एंड कॉम्पिटिटिव गेम्स, उससे हमारा किसका डेवलपमेंट होता है? क्या होता है हमारी पर्सनैलिटी में? सोशबिलिटी, टीम स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, तीनों ही बढ़ते हैं। ठीक है। अपने लिए स्थान पर किसी और के बारे में सोचना, समथिंग ऐसे, तो तीनों ही। Our teacher was giving lesson on topic human made and natural things, living and non-living things, which will be the learning objective related to the topic. Students will be able to define and give example of man made and natural things, of course कर पाएंगे। स्टूडेंट्स विल डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑफ कोर्स जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंशिएट और सिमिलर थिंग्स और एग्जांपल तो आराम से कर लेंगे। और थर्ड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी बता पाएंगे, तो तीनों ही ठीक है। दिस शुड बी आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दे शुड बी, इट इज नेसेसरी एक्चुअली, सो ये ठीक है, तीनों ही ठीक है। विद्यालय के बगीचों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बादल, बारिश और सूर्य, मौसमी चक्र, मिट्टी और उनके असंख्य जीव, कीड़े, पक्षी, सरीसृप जो बगीचों में आते हैं वह जगह के बारे में सिखाते हैं। हाँ, और क्या, उनके बारे में सीखते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ये भी ठीक है। विद्यालय के बगीचे बच्चों को अमानवीय जीवन चक्र और विकास एवं क्षय, जीवित मृत्यु प्रणाली आदि जैसी प्रणालियों के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट ठीक है, दोनों ही पॉइंट करेक्ट है। मैं होती तो यही लगा के आती। नेक्स्ट है इन एनवायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ एक्टिविटी स्टेज। प्रोजेक्ट मेथड का कौन सा स्टेप नहीं है? ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंटिंग लर्निंग, डॉक्यूमेंट्स में से अपना एक्सपीरियंस लेना, उनको रिफ्लेक्ट करना, ये प्रोजेक्ट मेथड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में क्या सही है? देयर इज टोटल 108 कर्णाज इन भरतनाट्यम, 108 कर्ण होते हैं भरतनाट्यम में, तो ये ठीक है। द स्टैंडर्डाइजेशन वर्जन ऑफ भरतनाट्यम वाज डेवलप्ड बाय चिन्नैया, पोन्नैया, वैद्यवेलु एंड शिवानंदम, तो ये ठीक है, दोनों ही ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डैश है डिफरेंट टीम मेंबर कैन बी गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स लाइक पेबल्स, फैलन, लीव्स, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रबर्स एक्सेट्रा, बट देन द होल ग्रुप मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द कलेक्शन इन ऑर्डर। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज? इक्वल स्टेटस इंटरेक्शन, नहीं, इक्वल तो हुआ ही नहीं है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यस इट शुड बी। और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, ओनली थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों?
क्योंकि डिफरेंट अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें करी है ना इकट्ठी, पेबल्स, फॉलन लीव्स, आर्टिकल्स, तो वही तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन उनका ऑर्डर में करने के लिए वही तो जिम्मेदार होंगे। तो ये होगा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, कुछ ना कुछ इकट्ठा करना और फिर उसको कलेक्शन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? प्रमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ये ज्ञान आधारित वस्तु प्रकार के प्रश्न है। हाँ, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय क्या होती है? वह संख्या जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ज्ञान आधारित है, जब बच्चों को पता होगा तभी तो बता पाएगा। फिर क्या है? एक त्रिभुज के गुणों का उसके कोणों के माप के योग के संदर्भ में उपयोग करते हुए एक चतुर्भुज के कोणे के मापों का योग ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज के होता है 360। तो उस 180 डिग्री का प्रयोग करते हुए हमें उस 360 के निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो ये अनुप्रयोगी तो होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ठीक है। इन एनवायरमेंटल स्टडीज विच टूल्स आर यूज फॉर ऑब्जर्वेशन? चेकलिस्ट, रेटिंग स्कोर, स्कोर कार्ड्स और वर्कशीट, चारों ही यूजफुल है, ये हम पढ़ चुके हैं। विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन? 24 और 25 दोनों ही बच्चों से रिलेटेड है, बट आर्टिकल 24 की बात करेंगे ऑप्शन में से देख के। हाउ सोशल साइंस सब्जेक्ट डू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन? टीचिंग ऑफ नेशनल हिस्ट्री एंड नेशनल ज्योग्राफी विल डेवलप एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इट कैन सेंसिटाइज द लर्नर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, दोनों ही ठीक है। सिद्धांतवादी पाकन के अनुसार किशोरावस्था पूरी तरह से क्या है? एक सामाजिक घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को किन शक्तियों ने प्रभावित किया? विचार और विचारधारा, आंदोलन और क्रांति, दोनों ने ही करा था। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। लेट द स्टूडेंट गो आउट एंड ऑब्जर्व डिफरेंट वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट बेसिक फीचर्स ऑफ अ बर्ड। व्हाट आर दोज बेसिक फीचर्स ऑफ अ बर्ड? कलर, आइज, नेक, बीक। यस, सबकी सबसे एक दूसरे से अलग होती है, तो चारों यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शुड बी द आंसर, कलर, आइज, नेक, बीक, चारों। पट्टचित्र फॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आर्ट? विजुअल आर्ट, ग्राफिटी, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट और स्कल्पचर आर्ट, तो ए इसका आंसर है विजुअल आर्ट। हु क्रेडिट विद राइटिंग द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। ठीक है, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ डैश इन द हार्जन्स ऑफ डेंजरस ऑक्यूपेशन। तो 14 साल तक के बच्चों को आप किसी को तम्बाकू की दुकान में, पटाखे की दुकान पे समथिंग ऐसे नहीं लगा सकते, तो ये 1968 का द चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल टू इम्प्लीमेंट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? तो ये सर्व शिक्षा अभियान का है, इसको तो कितना डिटेल में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियां गणित के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती हैं? संख्या का ज्ञान होता है, किसी वस्तु को बनाने के बाद उसकी कीमत की गणना करना, ब्याज, मूलधन राशि जैसी अवधारणाओं का परिचय, तो तीनों ही ठीक है, तीनों ही चीजें पता चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर? इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर रिलेटेड टू टर्शरी सेक्टर, बिल्कुल गलत है। हमारे इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है ना वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, टर्शरी सेक्टर में तो है ही नहीं, तो ये गलत है। एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो ये भी गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर नॉट द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी और टर्शरी जो भी इसको बोलते हैं, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, नेदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी, VEC, इसको हम पढ़ चुके हैं 501 में, तो क्या करेक्ट है? मॉनिटरिंग ऑफ एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंडेंस एंड इनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग, यस। टू सैनिकेशन डिस्ट्रिक्ट कैजुअल लीव, नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकना, नहीं, गलत है ये। इट मेंटेन्स स्टॉक रजिस्टर एंड कैश बुक, तो फर्स्ट एंड थर्ड सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस? स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, चारों ही ठीक है। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी क्यों उपयोगी है? वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों को कम करने के लिए? नहीं, कम क्यों करने हैं? संसाधन तो हमें बढ़ाने चाहिए ना, वित्तीय, मानव और ये सारे संसाधन बढ़ाने चाहिए, तो पहला तो नहीं होगा। सामुदायिक भागीदारी शिक्षक को सतर्क और परिज्ञात्मक रखेगी, बिल्कुल, ये पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, यस। सेकेंड और थर्ड दोनों ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिविजुअल एलिगमेंट डज अफेक्ट लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल बट ओनली इफ वन इज नॉट ईगर फॉर रिजल्ट। हाँ, तो ये चीज़ ठीक है, उसको लार्ज ग्रुप में पीपल को इफेक्ट कर सकती है, बट इफ वन इज नॉट ईगर फॉर रिजल्ट, ओके। इफ वन थिंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड इफेक्ट देन राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेल्फ इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम सोचते हैं कि हमें चाहिए और हम उसके लिए मेहनत करते हैं तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्कूलों में प्रातःकालीन सभाएं शैक्षिक गतिविधियों जैसे कि
स्वस्वर पाठ के लिए गुंजाइश करती है, असाधारण भाषण और प्रश्नोत्तरी का आयोजन, तीनों के लिए गुंजाइश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में डैश एक बिना रिटर्न वाली सर्व पर एक अंक होता है, तो ये मुझे नहीं पता, एस का आंसर। ठीक है, एन इंडिविजुअल गेन्स वेरियस डेवलपमेंट बाय द इन्वॉल्वमेंट इन द फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज, द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लैक ऑफ विच डेवलपमेंट? A child may be a far better football player than its peers, but unless he learns to pass the ball sometimes, his team probably will not be the champions. ओके, तो इसमें किसका डेवलपमेंट नहीं है? ये सोशल डेवलपमेंट नहीं है ना बच्चे में, तभी तो वो ऐसा हो रहा है ना, लर्न टू पास द बॉल समटाइम्स करने के लिए सोशल डेवलपमेंट का लैक है। एक सच्चा कलाकार डैश से परे होता है, स्वयं की वैनिटी और महत्वाकांक्षा दोनों से यह परे होता है। Which of the following pair is correctly matched? Rates of passage. Adolescence in America 1790 to the present, Joseph Kett. Children of the Great Depression, ग्लेन एल्डर ने लिखी है, तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही ठीक है ये, और वो जोसेफ केट ने लिखी है, पूरा बुक का नाम है इतना बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हम चाहते हैं कि हमारे छात्र ऐसे वयस्कों के रूप में विकसित हो जो जल्दी और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। भावात्मक क्षेत्र नहीं, बल्कि हम तो उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि भाई अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, तो थोड़ा सा पहले सोचो, उस पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोचो क्या सही है क्या गलत। तो पहला तो गलत ही है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र स्पोर्ट्समैनशिप और टीम कार्य जैसे गुणों को प्रदर्शित करें, तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र नहीं है, ये गत्यात्मक क्षेत्र है, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है हमारी। क्रांति के संदर्भ में कौन सा सही है? खूनी क्रांति कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, सही बात है। सबको मार डालना इट इज़ नॉट एन सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट है एक गहन आंतरिक क्रांतिकारी जो हमारे सभी मूल्यों को बदल देती है, एक अलग वातावरण बनाती है, तो ये भी गलत है। अपने सारे मूल्यों को चेंज कर लेना। मानसिक कार्य दिमाग अधिक सक्रिय होता है, शारीरिक कार्य अंग अधिक सक्रिय होते हैं, तो यस, इस टाइम पे भी बताओ मैं क्या कार्य कर रही हूँ, मानसिक कार्य या शारीरिक कार्य? ठीक है, दोनों ही ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग स्टेज 5 morality defines which of the following? What is the morality correct and determined by values agreed upon by society including individual rights? Laws are no longer viewed as fixed but as relative, दोनों ही ठीक है। एक स्टेज सेकंड की बात कर रहा है, सॉरी एक लेवल सेकंड की बात कर रहा है, एक लेवल थर्ड की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है उसके कॉन्टेक्स्ट में। पौष्टिक माध्याह्न भोजन के संभाव्य क्या लाभ होते हैं? कक्षा में भूख को रोकना, सही बात है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग समता बढ़ाना, तीनों ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेनिफिट्स ऑफ ग्रुपिंग, टीम स्पिरिट इज डेवलप, बिल्कुल। इंट्रोवर्ट बिहेवियर इंक्रीज और कोऑपरेशन इंक्रीजेज, तो इंट्रोवर्ट बिहेवियर इंक्रीज नहीं हो सकता ग्रुप में, बल्कि वो और दब जाता है, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और इंट्रोवर्ट को तो सही है ना कि ये पार्टिसिपेट कर तो रहा है तो मैं क्यों बोलूँ, ये काम कर तो रहा है तो मैं क्यों वो करूँ, तो इंट्रोवर्ट का बिहेव जो होता है वो डिक्रीज होगा ना कि बढ़ेगा, एक्सट्रोवर्ट का इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, सिर्फ डी। ठीक है, उस नीति का नाम बताइए जिसने पहली बार सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW की अवधारणा को स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किया था। ठीक है, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स सबला ऑफर द पैकेज ऑफ सर्विंग इंक्लूडिंग, क्या क्या था इसके अंदर? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ये भी थी, लाइफ स्किल एजुकेशन ये भी थी, एक्सेसिव पब्लिक सर्विसेज यस ये भी था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही था। सो यहाँ पे जो था हमारा पेपर जो है ख़त्म होता है। बहुत बड़ी वीडियो है बट यस कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करा है, सारा इसमें आपको सारे क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना।